हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बेसिक्स कंसेप्ट देखते हैं पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं पहले। एंड पोटेंशियल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसको थोड़ा सा करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अचीव अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ चार्ज इन अ गिवन सिस्टम। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो ये एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में चार्ज हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। अब इसके सिस्टम के बाहर से एक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आने की कोशिश कर रहा है इसमें, इस फील्ड में और इस सिस्टम में आने की कोशिश कर रहा है। कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा, ठीक है, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा फिर कुछ फोर्स के साथ, तो वो एक वर्क डन करेगा। ये चार्ज क्या करेगा? एक वर्क डन करेगा। ये क्या करेगा? एक वर्क डन करेगा, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, उसके साथ, उसके अगेंस्ट वो वर्क डन करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के अगेंस्ट ये वर्क डन करेगा, इसके अंदर जाएगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, फिर कुछ इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेगा, मतलब अपनी जगह बनाएगा चार्जेस के साथ, इस चार्जेस के साथ जगह बनाएगा ये, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है। यही बताया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अचीव अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ अ चार्जेस इन द गिवन सिस्टम, ठीक है। ये इसके अंदर जाना चाहेगा, इसके अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट जाना चाहेगा और कुछ वर्क डन करेगा, इसके अगेंस्ट वर्क डन करेगा, तो इसी को इसको डिनोट करेंगे हम लोग वर्क डन को DW से, जो डिस्प्लेसमेंट किया है उसको DR से, और कुछ फोर्स लग रहा है इसके अंदर से, इस चार्ज को कुछ फोर्स लग रहा है इसके अंदर जाने के लिए, इस सिस्टम के अंदर जाने के लिए, ठीक है। ये बताने की कोशिश किया है इसमें। हम लोग कुछ देख लेते हैं, इसमें का डिनोशन देख लेते हैं। DU को क्या डिनोट करेंगे? कैपिटल U है, इसको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये क्या आ गया? ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो गया ये, पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम, ठीक है। DU को प्रेजेंट किया मैंने। फिर वर्क, ये छोटा स्मॉल वर्क है, ठीक है। ये वर्क डिनोट किए हैं, वर्क को क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन इसमें देखो एक फोर्स आया, उसको भी हम लोग लिखेंगे। देखो ये फोर्स है, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना किया? DR डिस्प्लेसमेंट किया, ये क्या हो गया? ये अपना वर्क डन हो गया, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वर्क डन कैसे हुआ है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हुआ है, ठीक है। जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसके लिए एक कंसिडरेशन है, एक बताया गया कि वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। रुक जाओ दिखाता हूँ ये कैसे होता है, इसको भी मैं बता दूंगा। वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसका मतलब क्या समझे कि देखो, जब वर्क डन होएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, जब वर्क डन होएगा तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। जितना उसके अगेंस्ट वर्क डन करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जितना वर्क डन होएगा, उससे क्या होएगा? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगा, इसमें बताया है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? देयरफॉर ये वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? DW इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? DU, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं DU।
देखो इसमें इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, इसका फॉर्म क्या बन जाता है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी यू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू अरे वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया, ये थे हमारे बेसिक्स थोड़े से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के थोड़े से बेसिक्स थे। अब देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन देखेंगे, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। उसके लिए पहले एक वो डायग्राम समझेंगे हम, ठीक है। देखो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखेंगे, ये वाला डायग्राम है। इसमें देखो ये बड़ा क्यू है, ये छोटा क्यू है। तो देखो नॉर्मली क्या रहता है कि नॉर्मली जो दोनों प्लस साइन रहते हैं, दोनों प्लस साइन वाले जो रहते हैं चार्जेस, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है, रिपल करते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि एक बड़ा चार्ज है, एक बड़ा चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है, ठीक है। एक बड़ा चार्ज है, इतना बड़ा चार्ज है, एक इतना बड़ा चार्ज है और एक इतना छोटा सा चार्ज है, ठीक है, इतना छोटा सा चार्ज है। तो ये तो रिपल्स करना चाहिए ना। ये देखो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज रहते हैं तो क्या होता है, रिपल्शन होता है। लेकिन इस केस में क्या आएगा, एक बहुत बड़ा चार्ज है और एक छोटा सा चार्ज है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या आएगा, ये देखो ये तो ये देखो ये तो ऐसे जाएगा, इसके इस साइड जाएगा, तो ये थोड़ा सा इस साइड जाना चाहिए ना। लेकिन छोटा चार्जेस होने के साथ होने की वजह से ये इसी साइड आएगा, ठीक है। इसी साइड इसके साथ थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसके चार्जेस बहुत छोटे हैं। इसके चार्ज, इसके तो मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो जो छोटे हैं, ये बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है। तो ये इसकी साइड, ये बड़े क्यू के साइड अट्रैक्ट होने की थोड़ी सी कोशिश करेगा। हर केस में क्या होता है, ये कूलम्स लॉ के कंडीशन के हिसाब से क्या रहता है कि दोनों फोर्स रिपल्सिव होते हैं। दो चार्ज सेम साइन के पॉजिटिव चार्ज रिपल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है कि एक बड़ा क्यू, एक बड़ा चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज है, ठीक है। एक छोटा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये तो इसी साइड जाएगा, अपने डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन ये जो है ना, इसको रिपल्स करना चाहिए ना, लेकिन ये थोड़ा अट्रैक्ट होएगा, ठीक है। ये बताना चाहते हैं इसमें है इस डायग्राम में। तो हम लोग इसके कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर जो बड़ा क्यू है, कंसीडर प्लस क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन। ये देखो ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, प्लेस्ड एट ओरिजिन पॉइंट ओ, ठीक है। ये बताना है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपने पास। फिर स्मॉल चार्ज क्या है, स्मॉल चार्ज प्लस क्यू नॉट बी ब्रॉट, मतलब लाए फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इसका मतलब बताता हूँ मैं आपको। देखिए स्मॉल चार्ज क्यू नॉट बी ब्रॉड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखो ये रिपल्स करेगा, अरे सॉरी अट्रैक्ट करेगा ना। तो देखो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे आएगा वो, ठीक है। स्मॉल चार्ज जो रहेगा ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आने की कोशिश करेगा। उससे क्या आएगा कि जो भी वर्क डन होएगा वो अगेंस्ट होएगा रिपल्सिव फोर्स, है ना। वर्क इज डन अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, जो भी वर्क डन होएगा, मतलब इधर से तो डिस्प्लेस भी करेगा, कुछ फोर्स भी लग रहा है, रिपल्स और अट्रैक्ट होने के लिए कुछ फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेस भी कर रहा है, तो कुछ वर्क डन हुआ ना। तो वर्क डन कैसे हो रहा है, वो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। क्योंकि देखो दो सेम चार्ज होते हैं जब, तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, अरे रिपल्स करते हैं ना। तो लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, इसके साथ अट्रैक्ट कर रहा है। इसके लिए बोला है कि वर्क इज डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। तो क्या करेंगे, डी आर क्या है अपना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये जो है ना डी आर, ये क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और आर वन क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ टू ए। जो ये है ना आर वन है, वो डिस्टेंस बिटवीन ओ टू ए के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को आर दिया हम लोग ने।
तो R1 क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O टू A, ये दोनों के बीच का O टू A के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को R से डिनोट किया हम लोग ने, ठीक है, R से। R2 अभी क्या आ रहा है, R2 क्या बता रहा है हमें कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट कौन से पॉइंट के बीच में है, O टू B के पॉइंट के बीच में है, तो O टू B के पॉइंट B के बीच में ये दोनों। अब क्या बचा, Fe, ये क्या है, इसके आगे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके सिर्फ इस डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा। अब नेक्स्ट देखेंगे अभी हम लोग, देखो अभी एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग ना पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इधर क्या दिया था, अपन ने क्या फाइंड किया था, बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या देखा था हम लोग कि जो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इक्वल्स रहेगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के। तो इसको हम लोग वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F×dr लिख सकते हैं। अभी रुक जाओ, उसके बाद अभी हम लोग उसमें देखेंगे, ये काम आएगा ना इस एक्सप्रेशन में, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में काम आएगा ये। तो वर्क डन अपने पास क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यही हमें एक्सप्रेशन में लिखाने का। अभी हम एक्सप्रेशन देखेंगे इधर ना, क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, du होता है। इसको हम लोग कैसे इसी के बदले लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, du इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन हो गया और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसके बराबर ही होता है ना वर्क डन। तो ये सब बताया है, लेकिन इसमें क्या बोला है कि ये जो du इक्वल्स टू माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्यों माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो भी वर्क डन हुआ है वो अगेंस्ट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ठीक है। क्या है, बिकॉज वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स, कौन से फोर्स, अगेंस्ट द फोर्स, कौन से फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क डन हुआ है उसी के लिए माइनस हुआ है, ठीक है, माइनस साइन इंडिकेट किया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं अभी कि डेल्टा यू क्या इंडिकेट करता है, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कितना एनर्जी चेंज हुआ, डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। डेल्टा यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पॉइंट, कौन से पॉइंट के, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखो इतने के बीच में जो भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है उसको डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या बताता है इसमें, डेल्टा यू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आना चाहिए पहले, छोटे से देखो डेल्टा यू है ना, एक छोटा सा जो चेंज रहेगा ना पोटेंशियल एनर्जी उसी को इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। तो देखो R1 के बीच, देखो जो पहला जो बड़ा रहता है उसी को R1 लिखते हैं, ये R2, इसके दोनों के बीच में जो भी, ये तो पूरा हो जाएगा ना ये चेंज इन एनर्जी। तो एक छोटे से एनर्जी को लेंगे, एक छोटा सा जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उसको लेंगे, तो उसको क्या लिख सकते हैं, du लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, du।
क्या लिख सकते हैं, डी यू। ठीक है, तो उसको हम लोग डी यू, लेकिन अपने को वैल्यू मालूम है। अब देखो डी यू R1 R2, डी यू क्या है अपने पास, डी यू क्या है, डी यू अपने पास ये है माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये अपने को दिया हुआ है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसके बीच में रहेगा, R1 से लेके R2 के बीच में जो भी इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि अपने को देखो इसी के अंदर ही अपने को चेंज रहेगा ना, ये पूरा R1 और R2 के बीच में टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो एक छोटा सा हम लोग ने कंसीडर किया, एक छोटा सा, ये देखो R1 R2, ये इसको लिमिट के लिए हम लोग ने, क्योंकि अपन को देखो ये पूरा होल बॉडी, पूरा होल सिस्टम है, मतलब इसके पूरा निकालने एक छोटा सा कंसीडर करेंगे, इस सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, तो उसी से हमको पूरे का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। एक छोटे से पार्ट को हम लोग ढूंढेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे बड़े जो भी बड़ा सिस्टम रहेगा ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाएगी। इसी के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय आर। देखो अभी हम लोग ने डी यू और डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी का ही अपने को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का ना, लेकिन इसके लिए हमें ये पूरे का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, ये दोनों में से जो माइनस करेंगे तो इतना एनर्जी बचेगा ना, R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो इतना पोटेंशियल एनर्जी बचेगा। इसके लिए हम लोग ने R1 R2 लिया है, क्योंकि ये पूरे का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर उसमें से ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये इतना बच जाएगा अपने पास। ठीक है, इसके लिए अब इधर क्या हो रहा है अभी कि ईयर, इसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, और थोड़ा सा मिस हो गया था वो मैं बताया आपको। ठीक है, ये R1 R2 के लिए, क्योंकि पूरे का लेंगे हम लोग। पहले तो डेल्टा यू क्या है, अपने को बस खाली इतने का ही चेंज इन पोटेंशियल ये फाइंड करने का, ए टू बी का। लेकिन अभी अपने को इसके बीच, दोनों के बीच का फाइंड करने का, अभी ये दोनों के बीच का लेंगे, फिर ये दोनों को माइनस करेंगे। देखो O टू ए के बीच का पोटेंशियल एनर्जी पूरा लेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसमें से ये दोनों को माइनस कर देंगे, तो अपने को इतना ए टू बी का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्या देखेंगे हम लोग, हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सेपरेटेड बाय आर। हियर देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसको। हियर द इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वही कूलम फोर्स जो भी है, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, वो दोनों चार्जेस के बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय आर को मतलब R1 ही समझ लेने का। जो अपने पास था ये जो डायग्राम था अपने पास, तो मैं रफ में बता रहा हूँ, ये O था, ये था A था, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। ठीक है, फिर इधर क्या था, O से लेके B तक पॉइंट जो अपने को फाइंड करना था, इसके बीच में जो भी था ये था R1, अरे R2 था ये R2 था, और जो इसके बीच का था, इसके बीच का डिस्टेंस क्या था, ये था R1। ठीक है, अभी हमें क्या बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय आर, ये दोनों चार्जेस सेपरेटेड बाय आर से, मतलब ये इसको आर को R1 ही समझ लो, ये दोनों के बीच का जो भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने को क्या बताता था, ये हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट में देखे थे हम लोग ने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वेक्टर में है ना, इसको वेक्टर में लिखना पड़ेगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इधर अगेंस्ट हो रहा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R2 R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर।
क्यों लिखते हैं? ये यूनिट वेक्टर मतलब ये इसको यूनिट वेक्टर, इसका मतलब 1 ही होता है समझ लो। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये वेक्टर में था, इसके लिए यूनिट वेक्टर लिख दिया, इसको वेक्टर में था। ठीक है, इसको ये क्या हो गया, ये अपना कूलम फोर्स हो गया। कूलम फोर्स हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में ही देखे थे। कूलम फोर्स ये होता है, देखो ये बड़ा चार्जेस हो गया, ये देखो ये क्या हो गया, ये छोटा वाला हो गया प्लस वाला, और ये बड़ा वाला हो गया। हाँ, और दोनों इसको समझ लो, R1 को सिर्फ R समझ लो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। हाँ, R² हो गया, बस यही है। ये था, ये क्या हो गया, कूलम फोर्स हो गया है। ठीक है, वेयर जो आर ये है ना, ये यूनिट वेक्टर, इसका मतलब 1 ही होता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है। देखो ये कूलम फोर्स किसके बीच में, दो चार्ज के बीच में रहता है, मतलब दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, उसी को कूलम फोर्स बोलते हैं। दो चार्जेस के बीच में जो भी रहता है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें बस खाली R को कंसिडर, R1 को कंसिडर किया, अभी इसमें समझे R। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो देखो डेल्टा, अभी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उधर क्या दिया हुआ था कि इंटीग्रेशन R1 R2 लेके FE, हाँ, इंटू DR। तो अभी अपने को FE तो मिल गया ही है, FE की जगह पे पुट कर सकते हैं ना इधर, तो ऐसा पुट कर सकते हैं इधर। इसको क्या लिख सकते हैं, R1 से लेके R2 तक FE क्या हो गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट अपॉन R² इंटू R वेक्टर। ठीक है, इंटू DR, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि काम आएगा, ये ब्रैकेट में इंटू DR। ये DR तो बचा ही था ना, इसको वेक्टर हटा देंगे, वेक्टर हटा देंगे तो क्या बचेगा, यूनिट वेक्टर भी हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, R1 R2 तक। ठीक है, नहीं ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो जो ये सब पूरे कांस्टेंट हो गए, सिर्फ ये R है ना, ये R इसके साथ ही सिर्फ इंटीग्रेट होगा, और ये सबको कांस्टेंट एक कंसीडर करने, ये सब ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम लोग ने बाहर लिख लेंगे। इंटीग्रेशन के कभी भी बाहर जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के कभी भी बाहर लिख लेते हैं, और जो भी वेरिएबल्स जो इंटीग्रेट होने वाला है तो उसको इंटीग्रेशन के साइन के अंदर। तो देखो ये R जिसका ये है इसके साथ है इंटीग्रेशन के साथ, तो इसको बाहर ले लेंगे अपन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट, ये यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर हटेगा तो यूनिट वेक्टर भी अलग हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि अब इसको लेने ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, एक ही कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट को कभी भी बाहर ले लेते हैं, जब इन मल्टीप्लिकेशन में जब भी रहता है कांस्टेंट वेरिएबल के साथ, तो उसको बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा इंटू ये R², ये 1/R² हो जाएगा ना, ये 1/R² इंटू DR। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग ये कांस्टेंट को ऐसे का ऐसे रखते हैं, सिर्फ अपने को अब इससे मतलब, ये कांस्टेंट तो ऐसे का वैसे रहेगा, अब इससे मतलब इंटीग्रेशन का ना, देखो ये ऐसे का ऐसे हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट, ऐसे का ऐसे हो गया। अब देखो, अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, R1 R2, अब इसको ऊपर ले आएंगे तो ये R⁻² हो जाएगा। ठीक है, इंटू DR, क्योंकि ये क्यों हम लोग ने लिया कि इजी हो जाएगा। हमें इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का, इंटीग्रेशन अपने को मालूम है। देखो क्या हो जाएगा, x⁻n का इंटीग्रेशन अपने को मालूम है। जब भी इंटीग्रेशन में देखोगे ना तो ये फॉर्मूला है, x⁻n का फॉर्मूला हो जाता है x⁻n+1 अपॉन, ये जो ऊपर रहता है ना उसी को नीचे लिख देने का, n+1 प्लस ये होता है कांस्टेंट। लेकिन जब भी लिमिट, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इंटीग्रेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं, ये देखो ये इसको वो क्या बोलते हैं, लिमिट होता है ये दोनों के बीच में। तो जब लिमिट होता है ना तो कभी भी कांस्टेंट नहीं आता है। जब ये इन्फिनाइट इंटीग्रल रहता है ना, इन्फिनाइट इंटीग्रल जिसकी लिमिट नहीं दी रहती है ना, उसमें कांस्टेंट आता है, और जिसमें लिमिट दिया हुआ रहता है ना उसमें कभी कांस्टेंट नहीं आता है।
तो इस फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, देखो ये x हो गया अपना, ये रेज टू n हो गया, ये रेज टू n हो गया, तो x रेज टू n इंटू डी एक्स ये होता है, इस फॉर्म में होता है ना, ये इस फॉर्म में होता है x रेज टू डी एक्स रेज टू n इंटू डी एक्स रहता है, x रेज टू n। देखो एक बार फिर से इसको बता देता हूँ, देखो इंटीग्रेशन x रेज टू n इंटू डी एक्स रहेगा, ठीक है। इसका जो वेरिएबल है यही रहना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होता है इसका कभी भी, ठीक है। नहीं तो उसको नहीं, ऐसा नहीं रहेगा ना, तो उसको कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है। जब इसका वेरिएबल है x है तो ये डी एक्स रहना चाहिए, तभी लेंगे, नहीं तो उसका ये जो वैल्यू नहीं रहेगा। अगर ये इधर y आता ना, तो ये y जो रहता था ना वो कांस्टेंट कंसिडर किया जाता था, ठीक है। इधर डी एक्स है लेकिन उसका वेरिएबल x है, तो इसके लिए हम लोग इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब ये इन्फिनाइट इंटीग्रल रहेगा, अगर इसमें लिमिट दिया रहेगा तो उसका कभी भी कांस्टेंट नहीं आता है। जब भी लिमिट दिया रहेगा तो उसका कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अब यही फॉर्मूला लगे है इसमें, तो ये सिंपल है, सेम ऐसे का ऐसे देख के लिख लेने का, -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू नॉट। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने का ना, इंटीग्रेशन तो ऐसे हो जाएगा, ये r रेज टू n माइनस, देखो ये n है, n क्या है, -2 है, n -2 है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, r इक्वल्स टू, इसको क्या लिखेंगे, -2, देखो n प्लस वन है ना, तो ये n हो गया प्लस वन हो गया अपॉन n प्लस वन, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, देखो ये इंटीग्रेशन इसके ब्रैकेट में, देखो ये हो जाएगा, ये लिमिट्स हो जाएगा इंटीग्रेशन का, तो ये डी आर भी हट जाएगा। जब इंटीग्रेशन फाइंड कर दिए तो इंटीग्रेशन का साइन हट गया, इंटीग्रेशन ये फाइंड हो गया ना, तो इसका इंटीग्रेशन, अब ये वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। आर की जगह पे इसको, ये दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, तो मतलब क्या होता है कि लोअर लिमिट, देखो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। पहले R2 को लेंगे, R2 को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, कभी भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि देखो ये इंटीग्रेशन का रूल है कि पहले अपर लिमिट लेने का फिर माइनस लोअर लिमिट लेने का, ये फॉर्मूला है। तो इसमें क्या लेना, ये तो ऐसे का ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा अपना, कांस्टेंट ऐसे का ऐसे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू नॉट, ये तो ऐसे का ऐसे ही हो गया, हाँ ये R2। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो -2 प्लस 1 कितना होता है, -2 प्लस 1 -1 होता है। जब ये देखो, ये जब r रेज टू -1 रहेगा, ये देखो r रेज टू -1 है, r रेज टू -1 है, तो इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 1/r लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये रेसिप्रोकल रहता है ना, रेसिप्रोकल को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो r रेज टू -1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/r लिख सकते हैं ना, तो वही इसमें भी लगाने का, देखो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, r रेज टू -1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा -1, तो ये इसका, ये देखो माइनस साइन, तो इधर 1/1 माइनस साइन तो लग गया इसका, जो इसका साइन आएगा, क्योंकि बताओ कैसे हो जाएगा, ये 2 -1 -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसके लिए -1 हो गया 1/, ये r रेज टू -1 होता है, r रेज टू -1 को अपन लिख सकते हैं, r रेज टू 1 लिख सकते हैं, फिर अभी लिमिट लग जाएगा r1 रेज टू r2। अब लोअर लिमिट और माइनस अपर लिमिट करने का, अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो ये कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट वैसे का वैसे रहेगा, फिर से कांस्टेंट वैसे का वैसे रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट। अब क्या हो जाएगा, देखो जो लोअर लिमिट, ये माइनस वैसे, देखो ये पहला माइनस, ये r की जगह पे, ये r की जगह पे R2 हो जाएगा, क्योंकि ये अपर लिमिट हो गया, R2 हो गया। अब माइनस, अब ये पहले से माइनस है, एक माइनस पहले से, एक फिर एक माइनस, ये देखो कभी भी देखो, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को, देखो ये इंटीग्रेशन है, R1 है R2 है, ठीक है, ये R1, देखो ये R हो गया, ठीक है, ये R हो गया। अब इसमें लिमिट पुट करने का ना, लिमिट, तो जब इसका लिमिट पुट करेंगे तो इसको तो r/2 देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले फाइंड किए, R3 हो जाएगा अपॉन R3, अरे 3 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको लिमिट पुट करेंगे अपन, तो 1/3 तो बाहर हो जाएगा, 1/3 बाहर हो जाएगा, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, R2 है ना, तो देखो जो R3 है उसको कैसे लिखेंगे, अब ये R2 का स्क्वायर, R2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस
ये R1 हो जाएगा, R1 का क्यूब हो जाएगा। ये हो गया एक 1/3 तो बड़े ब्रैकेट में से छोटा। हाँ अब क्या हो गया, R2 हो गया, इतना ही फाइंड करना था। तो ऐसे इसको भी कर सकते हैं। ये प्लस हो जाएगा ना, अभी माइनस का साइन कभी भी लगाते हैं बीच में, क्योंकि ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहता है, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये पहले से माइनस था इसमें। 1/R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R अपर लिमिट माइनस हो जाएगा। देखो अभी क्या होता है, ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, तो माइनस पहले से दिया हुआ है तो इसके लिए प्लस हो गया, और ये लोअर लिमिट 1/R1, आर की जगह पे सिर्फ R1 पुट कर दिए। ठीक हो गया, ये तो हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो भी ये माइनस है, या देखिए ये जो माइनस है इससे इंटू कर देंगे सब, ये जो माइनस है इसमें इंटू कर देंगे पूरे से, क्योंकि देखो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ये जो माइनस है इसमें इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जब माइनस इंटू हो जाएगा, जब माइनस इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट। ये तो हो गया। और जब इसमें माइनस इंटू हो जाएगा तो देखो ये जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, 1/R2 हो जाएगा, और जो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, 1/R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये माइनस इंटू हो गया तो ये हो गया, इतना देख लो आप। ये क्या हो गया अपना, ये डेल्टा यू हो गया है ना, डेल्टा यू अपने को ये इक्वेशन मिला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये मिला है। अभी क्या हमें समझने का है हमको ना, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू द वर्क डन, जो हम लोग ने देखा था, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी वाला देखे थे ना, ये जो इस फॉर्म से DW इक्वल्स टू DU पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन देखे थे ना, तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन किसके, बिटवीन A एंड B इज इक्वल किसके इक्वल रहेगा, टू वर्क डन के। ठीक है, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं तब वर्क डन A to B का जो भी वर्क डन रहेगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रहेगा, जो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट A to B के बीच में होती है, इक्वल्स टू, उसको हम लोग ने अभी फाइंड किया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट 1/R2 माइनस 1/R1। ये हो गया। अब कंसीडर करेंगे प्लस क्यू चार्जेस जो भी है, स्मॉल चार्जेस है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अगर कंसीडरेशन में देखते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर जो भी प्लस क्यू चार्जेस है वो एक बहुत दूर पे खड़ा हुआ है, बहुत दूर पे उसको स्टेप रखे हैं हम लोग, बहुत दूर पे है, तो स्मॉल चार्ज इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये किस पे है, बहुत लंबे डिस्टेंस पे है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, वो बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एट इनफाइनाइट, जीरो हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा बता दो कैसे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ज़ीरो एट इनफाइनाइट पे। एक समझ लो, ये देखो ये बड़ा चार्जेस है प्लस से, और एक इधर इतना लंबा चार्ज बना दिए, इतना लंबा बहुत, इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बना दिए, इनफाइनाइट कितने, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ठीक है, जब वो अट्रैक्शन भी करना चाहेगा ना, ये देखो सॉरी, जब ये इस साइड जा रहा है, ये अट्रैक्शन भी करना चाहेगा ना, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए इतने पे आने में इतने पे
देखो ये इतने पे थक जाएगा, समझ लो इतने पे थक जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, ये दोनों देखो रिपल्स तो अरे अट्रैक्ट तो करने की कोशिशेंगे, लेकिन ये इतने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं बना पाएंगे, ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं आ पाएगा। इसके लिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 0। देखो ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं हो पाएगा, बहुत दूर खड़ा है ये स्मॉल चार्जेस बहुत दूर खड़ा हुआ है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं बन पाएगा, इसीलिए बोला है। तो इससे क्या आ जाएगा R2 इक्वल्स टू R हो जाएगा, जो इक्वल्स टू R हो जाएगा, Q इक्वल्स टू Q1 हो जाएगा, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं। जो भी R1 है वो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी हो जाएगा ना Q0 हो जाएगा Q2 के बदले, तो इससे क्या हो जाएगा हम लोग को वी गेट, तो उससे हम लोग को मिलेगा वी गेट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी से मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R हो जाएगा, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इतना है, ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था।